चौहान रिसेप्शन पर बेल बजाने लगे। ये वही संतोष चौहान थे जिन्होंने मनु की शादी जबरदस्ती मीरा से करवा दी थी। इनकी जिंदगी में बस दो ही लोग सबसे इंपॉर्टेंट थे, एक इनकी बेटी मीरा और दूसरे मीरा के फेवरेट गुरुजी बापूश्री। जब मीरा गोरखपुर में फंस गई थी तब संतोष चौहान बहुत परेशान थे, लेकिन मथुरा वाले बापूश्री ने उनसे वादा किया था कि टेंशन मत लो, जैसे मीरा गायब हुई थी वैसे ही वो अपने आप मिल जाएगी। उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मीरा की जिंदगी में कई सारे नए लोग जुड़ने वाले हैं। ये भविष्यवाणी सुनते ही संतोष चौहान ने ऑटोमेटिकली सोच लिया था कि मीरा की शादी अच्छी चल रही है। संतोष चौहान तो नाना बनने की सपने भी देखने लगे थे। कैसा इत्तेफाक था कि आज ही मीरा ने उन्हें मुंबई से कॉल करके कहा था कि मनु जी बड़ी मुश्किल में है। उसी कॉल की वजह से संतोष चौहान गांव से निकलकर मनाली शहर आए थे ताकि अपने नीचे काम करने वाले लड़कों से मिल सके और किसी को मंडी भेज सके। पर स्नो वैली रिजॉर्ट में तो मनु का अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। मनु को एक रूम में जाता देख संतोष चौहान ने सीधे अपनी बेटी मीरा को कॉल किया। हेलो मीरा बिटिया, तू ठीक है? दूसरी तरफ से मीरा की हड़बड़ाई हुई आवाज आई। हाँ जी पापा जी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ। मैं बाद में बात करूँ? बात भले ही बाद में कर लियो, पर बात अभी सुन ले। तेरा आदमी कहाँ है तुझे पता है? हाँ जी, मनु जी तो पठानकोट गए थे। उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था? तुझे बताया था या तुझे किसी से पता चला था? तू तो कह रही थी कि उसे किसी ने धर लिया है अपने पास। नहीं, फिर वो खुद ही छूट गए थे। कैसे पता चला? मन्नू ने खुद तुझे कॉल करके बताया? हाँ जी, उन्होंने अपने से ही बताया है पापा जी। क्यों, क्या हुआ? पापा जी से झूठ मत बोला कर, समझी? तुझे कुछ ना पता तेरा आदमी कहाँ है। तू अभी बम्बई है ना? हाँ जी पापा जी। बस तो वही रहियो, मैं तेरे खाशम को कान पकड़कर वही लेके आता हूँ और तभी बताऊंगा कि बात क्या हुई थी। तू सो जा अभी। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही मीरा ने चैन की सांस ली। वो अपने कमरे में बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसका दिमाग बहुत अजीब तरह से काम कर रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि कब उसके शरीर पर कपड़े हैं और कब नहीं। अभी उसे शीशे में वो पूरी तरह से नेकेड दिख रही थी, पर 2 मिनट पहले उसने देखा था वो बाथरोब पहने थी। मीरा का सर दर्द होने लगा। आफताब बाहर वाले कमरे में था। मीरा ने आवाज लगाई, आफताब, एक मिनट सुनो प्लीज। आफताब सब काम छोड़कर गेट पर आया। उसके बेडरूम का हैंडल ट्राई किया पर दरवाजा नहीं खुला। मीरा ने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। जी कहिए, मुझे नहीं पता था कि सिर्फ सुनने के लिए आपने बुलाया। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हुआ है। मैं डोर खोलती हूँ, पर प्लीज हैरान मत होना। बस जो मैं पूछूं वो बता देना और चले जाना, ठीक है? आफताब को कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, आप खोलिए। मीरा ने धीरे से दरवाजा खोला और आंख बंद कर ली। क्या दिख रहा है तुम्हें? आप, बस आप, बेहद खूबसूरत। मीरा ने आंखें खोली। आफताब दहलीज के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें मीरा के शरीर को नहीं बल्कि उसकी आंखों को देख रही थी। तुम्हें मैं गंदी लड़की नहीं लग रही? नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही है। ओह नो, मतलब मैं पागल हो गई हूँ। पता है, मैं शीशे में देख रही हूँ तो मुझे मेरी बॉडी पर एक भी क्लॉथ नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ, आओ अंदर आओ। आफताब आराम से अंदर आया। ड्रेसिंग टेबल के सामने एक चुन्नी रखी हुई थी। उसने वो उठाई और मीरा के सर पर डाल दी। आप खुद को दोष मत दीजिए। आपको इसलिए शीशे में कोई कपड़े नहीं दिख रहा क्योंकि आपके बदन पर है ही नहीं। निश्चित रहिए, आप पागल नहीं हैं। मीरा का पूरा शरीर कांप उठा। मतलब तुम मुझे नंगा देख रहे हो? मैं बस आपको देख रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। परेशान होने से आपकी तबीयत और खराब होगी। आपको देख रहा हूँ। आप शांत हो जाइए। परेशान होने से आपकी तबीयत और खराब होगी। मीरा ने चुन्नी को शॉल की तरह ओढ़ लिया और खुद को कवर करने की कोशिश करने लगी, पर आफताब की नजर कब की उससे हटकर बाहर खिड़की पर चली गई थी। मीरा ने खुद को छुपाने की
के लिए किसी लड़की को नंगा देखना जरूरी थोड़ी है। नंगाई तो दिमाग में आ जाती है। आपको कुछ चाहिए? चाय पियेंगे? मीरा के चेहरे से अचानक सारा डर निकल गया। वो स्माइल करने लगी। फिर मुस्कुराते हुए उसको गोरखपुर का वो लड़का याद आ गया जिसने उसे नशे की दवा पिलाई थी। उसके बाद उसने क्या किया था ये मीरा को याद नहीं था। कुछ धुंधले धुंधले फ्लैशेस थे। आफताब अभी रूम से बाहर निकल ही रहा था कि मीरा पककर रो पड़ी। क्यों? मेरी शादी ऐसा क्यों किया? मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करती। आफताब उसे चुप कराने से पहले बेड के पास पड़े कपड़े बटोर कर ले आया और मीरा के सामने रख दिए। वो बेड पर बैठा ही था कि मीरा चादर ओढ़ हटाकर बाहर निकली और सीधे आफताब से गले लग गई। वो फिर एक बार भूल गई कि उसके बदन पर एक रुमाल भी नहीं था। दुनिया में सब लड़के तुम्हारे जैसे क्यों नहीं हो सकते? क्यों सबको अकेली लड़की का फायदा उठाना होता है? क्यों? क्योंकि हमारे जैसों की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि हमारे जैसे होने में कोई प्रॉफिट नजर नहीं आता है और दुनिया प्रॉफिट लॉस पर ही चलती है। मुझे पकड़ो जोर से। आफताब ने आंखें बंद की और मीरा की खुली पीठ पर हाथ लगाते हुए उसे जोर से गले लगा लिया। वो शरीफ होने के साथ साथ लड़का भी था। उसकी बॉडी उसके ईमानदार मन के अगेंस्ट जाकर बेईमानी करने लगी। आफताब बेचैन होने लगा। मुझे अब बाहर जाना चाहिए, प्लीज। मीरा उससे अलग हुई तो उसने देखा कि मीरा की दोनों आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। आफताब के दिल में आया कि वो अभी इस वक्त मीरा को इतनी जोर से किस करे कि मीरा सब भूल जाए, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो उठा और बाहर चला गया। आप कुछ पहनकर बाहर आ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। इधर पटना में शिवानी की नींद खुली। उसने आसपास देखा तो समझ आया कि उसका लॉज राजेंद्र नगर रेलवे लाइन के बिल्कुल पास था। कमरे में छोटा सा बल्ब चल रहा था। मुस्कान कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शिवानी को भूख लगने लगी। यूं भी सारी दुनिया से होकर जब वो बिहार आती थी तो उसकी भूख अपने आप ही खुल जाती थी। बाथरूम से फ्री होकर वो तैयार होने लगी। एक जगह ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं शिवू। वैसे भी अच्छी खासी नींद ले ली है, अब चलना चाहिए। शिवानी अभी बुर्का पहन ही रही थी कि रूम का गेट खोला और मुस्कान अंदर आ गई। हे क्यूटी, नींद पूरी हो गई? नींद तो पूरी हो गई, पर सफर अधूरा रह गया। हम निकलते हैं अब। तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे निकलते हैं? रात आराम करो ना, फिर जाना। इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी है मुस्कान, हम ऑलरेडी वांटेड हैं। हमारे चक्कर में तुम भी फंस जाओगी तो क्या फायदा? एक बार हमारा काम हो जाए फिर हम तुम्हारी एनजीओ से डायरेक्ट जुड़ेंगे। हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। शिवानी ने बातों बातों में बुर्का उल्टा पहन लिया। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी जल्दी में हो कि कपड़े भी ठीक से नहीं पहने। रुको, मैं देखती हूँ। मुस्कान उसके पास आई। शिवानी का हाथ बुर्के में फंस गया था। मुस्कान ने इतनी जोर से बुर्का खींचा कि अंदर का टॉप भी आधा उतरने को हो गया। ये क्या कर रहे हो तुम? अचानक मुस्कान की आवाज बदल गई। इन लड़कों पर भरोसा करके तुम्हें क्या मिला आज तक? एक लड़की ही दूसरी लड़की को समझ सकती है शिवानी। शिवानी के ऊपर उठ चुके टॉप में मुस्कान ने अपने ठंडे हाथ लगा दिए। पागल हो क्या? मुस्कान वाकई पागल हो रही थी। वो बहुत टाइम से अपना मन दबाए बैठी थी। उसने शिवानी को अपनी तरफ खींच लिया और उसको किस करने की कोशिश करने लगी। नहीं मुस्कान, नहीं, मैं ये सब पसंद नहीं करती। स्टॉप! मुस्कान तब रुकी जब शिवानी ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इनफ इज इनफ। क्या हो गया है सोसाइटी को? जैसे देखो वो ठरकी हो रहा है। मुस्कान का कान लाल हो रहा था। अचानक उसको गुस्सा आ गया। तुम भी उन चूतिया लड़कियों में से हो जो लड़कों से 10 बार करवा लेंगी लेकिन अपनों पर भरोसा नहीं करेंगी। बात भरोसे की नहीं है यार। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं स्ट्रेट हूँ। स्ट्रेट हो ना? अब लाइफ भी स्ट्रेट रखो। जाओ सीधे जेल, स्ट्रेट टू पटना सेंट्रल।
मुस्कान रूम से बाहर जाने लगी। शिवानी ने आगे बढ़कर उसे रोका। नहीं, मुस्कान प्लीज ऐसा मत करो। देखो शिवानी, मेरा ना कभी कभी मन होता है, आज मन है तो या तो तुम वो करो जो मैं चाहती हूँ, या मैं तुम्हें वहां भेजती हूँ जहां तुम जाना नहीं चाहती। दैट मीन्स जेल। जल्दी डिसीजन। शिवानी का मन हुआ वो अपने बाल नोच ले, पर उसने आंखें बंद कर ली। मुस्कान मुस्कुराने लगी। उसने झट से शिवानी के होठों पर होठ रख दिए। इधर मनाली में मनु पूरी तरह सेटिस्फाइड होकर अंकिता के माथे पर किस करते हुए उठने लगा। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूँ। यहाँ भी ज्वाइन करना चाहती हो? यहाँ तो नहीं, पर अपनी कंपनी में एज अ पार्टनर ज्वाइन करवाना चाहती हूँ। मनु जाते जाते रुक गया। मुझे? सीरियसली? अंकिता कमर से थोड़ा ऊपर तक ब्लैंकेट लपेटी थी। उसने अपने लेफ्ट हैंड को हेड स्टैंड बना लिया और बोली, यस, इजी क्लेम्स में मुझे जितना कुछ सीखना था मैं सीख चुकी। अब मैं अपनी लोन और इंश्योरेंस कंपनी खोलने वाली हूँ। यार कोई मजाक है क्या? 100 करोड़ तो मिनिमम चाहिए, फिर 100 तरह के अप्रूवल्स। अगर इतना पैसा तुम्हारे पास है तो फिर तुम्हें... मेरे पास नहीं डाले, एक फाइनेंसर है, उसके पास है। वो साउंड आदमी है, गवर्नमेंट लाइसेंस भी क्लियर करवा के देगा और साइलेंट पार्टनर रहेगा। मनु फिर वॉशरूम जाने को हुआ। कांग्रेचुलेशंस, तुम मेरी बॉस तो थी, अब रायजादा की बॉस भी बन सकती हो। ग्रेट। मजाक नहीं मनु, मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहती हूँ। 6.25% स्टेक तुम्हारा होगा। तुम्हें कोई पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना है। मनु फिर बाथरूम जाते जाते रुक गया। उसको जोर से सुसु आ रही थी। बिना कपड़ों के ठंड भी लग रही थी, पर उसका कैलकुलेटर माइंड उसे ये भी बता रहा था कि 6% की पार्टनरशिप में भी साल में आराम से 20-25 करोड़ की इनकम हो सकती थी। मुझे सच में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना होगा? मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि तुम्हें पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, तुम्हें खुद को इन्वेस्ट करना है। मतलब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मनु की आंखें चौड़ी हो गई। वो बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया। तभी डोर नॉक हुई। संतोष चौहान अपने साथ 5 लठैत लेकर आ चुका था।